हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम हाजिर हुए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1। तो हम पढ़ रहे थे रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और हम क्या कवर कर चुके हैं स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का चौथा पॉइंट, व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्यांक समानुपात का नियम। ठीक है, तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्यांक समानुपात का नियम का आशय है कि मतलब तीन राशियों को तुलना करना है जिसमें किसी एक राशि को स्थिर करना है, स्थिर करके दो अलग राशियों का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। इस वजह से इसका जो नाम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, और चूंकि तुल्यांक राशियों का तुलना की जाती है इसलिए इसका तुल्यांक समानुपात के नियम से हम जानते हैं। तो वास्तविक में व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है, इसको परिभाषा को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित जो अन्य चीज़ें हैं उस पर हम डीपली प्रकाश डालेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, और आप फोकस कीजिए वीडियो पर, तो आपको जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो है, इस नियम का प्रतिपादन जो है जे.बी. रिचर ने किया था। क्या किया था उन्होंने, बताया ये कि जब दो या अधिक तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्वों का द्रव्यमान या उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे दोनों आपस में संयोग करते हैं, अथवा उसका कोई सरल गुणांक होगा या सरल गुणक होगा। इस बात को क्लियर कट आप समझिए कि ये कह क्या रहा है कि जब मतलब दो तत्व जो हैं वो, एक बार और गौर से इस डेफिनेशन को देखिए कि क्या कह रहा है कि जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं तब पहले दोनों तत्वों का द्रव्यमान या उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे दोनों आपस में संयोग करते हैं, अथवा उसके सरल गुणक में होंगे। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं तो ये हमारा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड पर नजरें बनाए रहिए, आपका हर पॉइंट हम क्लियर करते चले जाते हैं। तो देखिएगा क्या है, हम देखते हैं, हम तीन अणुओं का अध्ययन करते हैं जो दो तत्वों से बना हुआ है, अलग अलग मात्रा में जो दो तत्वों से बना हुआ है। हमारा जो है उसमें एक है CH4 है, और एक क्या है, एक है आपका H2O है, और क्या है, एक है आपका CH4 हो गया, H2O हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो तीन अलग अलग हम अणु लिए हैं, जो कंपाउंड लिए हैं, उसमें देखेंगे कि तीन अलग अलग तत्व हैं। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इन्हीं तत्वों से ये तीनों अणुओं का निर्माण हुआ है। तो इसके हम जो द्रव्यमान है और जो उसका व्युत्क्रम अनुपात के नियम के व्युत्क्रम अनुपात के नियम से जब इन अणुओं का निर्माण हुआ है, मतलब जिसका निर्माण की हम व्याख्या किए हैं, तो इसको सरलता से हम समझते हैं। तो देखिएगा, मैं एक डायग्रामेटिक लॉजिक से समझा रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा। देखिए इधर मैं हो जा रहा हूँ तब कि आपको और सरल आ जाए, इधर से लिखता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ क्या है, एक कार्बन है। ठीक है, क्या है, ये कार्बन है। कार्बन जो है मान लीजिए हाइड्रोजन से संयोग करता है। ठीक है, जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर मेथेन बनाएगा, क्या बनाएगा, मेथेन बनाएगा। कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो हम यहाँ पास मेथेन का निर्माण देख रहे हैं। तो यहाँ पास आप ये देखिए कि कार्बन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन और कार्बन के द्रव्यमान के अनुसार उनका अनुपात क्या है। तो चूंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 होता है, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो यहाँ पास इसका एटॉमिक मास जो होगा, जनरली आप देखिए गौर से कि हम हाइड्रोजन और कार्बन के द्रव्यमानों के अनुपात का, मतलब द्रव्यमानों का हम तुलना कर रहे हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन का जो मास हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, और एक कार्बन और जो एटम है उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 12 होता है। ये क्या हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस चीज़ को आप भली भांति जानते हैं, आप पिछले कक्षाओं के गणित में कई जगह पढ़े हैं इसको। अब क्या है कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से संयोग करता है। हाइड्रोजन किससे संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब संयोग कर रहा है तो क्या बना रहा है, देखिएगा क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। यहाँ पास जो है आप हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का तुलना कीजिए। तो आप ये देख पाते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना है, 1 होता है। 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन एक एटम है यहाँ पास H2O में, तो उसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 8 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है उसके द्रव्यमान का, एक अनुपात कितना है, 8 है। और यहाँ पास आप देखेंगे कि मेथेन में हाइड्रोजन और कार्बन का जो अनुपात है, 1 अनुपात क्या है, 3 है। अब क्या है कि यहाँ पास आपने कार्बन के मात्रा को स्थिर रखा है 1, यहाँ पास हाइड्रोजन की मात्रा को स्थिर रखा है 1, यहाँ पास भी आपने हाइड्रोजन की मात्रा को स्थिर रखा है 1। और तुलना आप किसका करने जा रहे हैं, आप तुलना करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन की मात्रा को आपने स्थिर रख दिया है, आप तुलना कर जा रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन का तुलना करने जा रहे हैं। तो यहाँ हो जा रहा है कार्बन और ऑक्सीजन। तो जब तुलना सीधे ना हो, किसी एक राशि को स्थिर करके जब तुलना किया जाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है व्युत्क्रम अनुपात। अनुपात का आशय होता है तुलनात्मक अध्ययन करना। तो एक राशि को आप स्थिर कर रहे हैं और 2 अलग राशियों का आप क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। इसलिए इस नियमावली को व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्यांक समानुपात के नियम से जाना जाता है, क्योंकि उनके तुल्यांकों की तुलना होती है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो आप यहाँ पास देखेंगे कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, वो आप भली भांति जान चुके हैं, 12 है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है। और ऑक्सीजन यहाँ कितने संख्या में है, 2 है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की जो संख्या हो जाएगा यहाँ पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, क्योंकि 16 टू जा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32। अब इसको क्या है कि इसको और भी छोटी राशि में लेके जाते हैं, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12, और 4 8 जा क्या हो जाएगा, अब ध्यान दे रहे हैं, 4 8 जा क्या हो जाएगा, 32। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन के जो द्रव्यमान है उसको आपने क्या रखा है, 1 है यहाँ और यहाँ भी 1 है, एक क्या स्थिर रखा है। आपने तुलना किससे किया है, ये हाइड्रोजन, ये जो कार्बन की मात्रा 3 आई है और यहाँ ऑक्सीजन की जो मात्रा 8 है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें इसकी मात्रा जो है 3 है, इसमें कार्बन की मात्रा यहाँ कितनी है, 3, और H2O में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 8। तो इन मात्रात्मकों का जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पा रहे हैं कि यहाँ पास कार्बन की मात्रा कितना मिला है, 3, और ऑक्सीजन का मात्रा कितना मिला है, 8। आप इसको मिलाकर देखिए कि यहाँ ऑक्सीजन का ये मात्रा यहाँ आपको मिल रहा है और यहाँ से आपको कार्बन का मात्रा यहाँ मिल रहा है, कार्बन का मात्रा आपको यहाँ मिल रहा है 3 में। तो यही तो है कि एक मतलब जो तत्व है, एक तत्व है उसके द्रव्यमान को स्थिर रखा जाए और तुलना किया जाए वो 2 अलग तत्वों का। इसीलिए इसको बोलते हैं समान तुल्यांक समानुपात का नियम, कि जो द्रव्य है एक तत्व का द्रव्यमान को स्थिर रखकर 2 अन्य तत्वों के द्रव्यमानों का हम तुलना करते हैं तो उसी अनुपात में तीसरा तत्व बनता है। यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि कार्बन का जो अनुपात है 3 है और यहाँ पास ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 8 है, और तीसरा बनने वाला जो यौगिक है उसका अनुपात क्या है, यहाँ का 3 अनुपात 8 आ रहा है। इसको आप क्लियर कट समझ जा रहे हैं। जो यहाँ पास आप लिखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्वों का द्रव्यमान या उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे दोनों आपस में संयोग करते हैं अथवा उसके सरल गुणन में होंगे। एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि जो यहाँ से संयोग किए हैं वही अनुपात यहाँ आपको मिलना है। अर्थात यह व्युत्क्रम अनुपात का एक जो है डायग्रामेटिक लॉजिक के माध्यम से जो समझाया गया है, निश्चित रूप से आप इसके बाद जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है रासायनिक संयोजन का, वो आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा। इसके बाद एक हम आंकिक प्रश्न लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए और भी सरल हो जाएगा। और आंकिक प्रश्नों को और गौर से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में और सरल हो जाए और आने वाले जो है जब 12th आप पहुँचें तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे कैलकुलेशन है बड़े आसानी से आप कर पाएँ। बस आप वीडियो पर नज़रें बनाए रखिए। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को देखिए गौर से। जैसा ही प्रश्न को देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ गौर से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन सल्फाइड में कार्बन की मात्रा क्रमशः 27.27% तथा
15.79% है, मतलब 15.79% है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर 50% है तो दर्शाइए कि इन आंकड़ों से व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ लिए हैं। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन सल्फाइड में कार्बन की मात्रा क्रमशः 27.27% तथा कार्बन सल्फाइड में 15.79% है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की मात्रा 50% है तो दर्शाइए कि इन आंकड़ों से व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। तो इसके आंकड़ों को थोड़ा सा हम और सरल करते हैं तो अपने आप ये सब चीजें हमारे लिए क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम ऐसा मान के चलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया गया है प्रश्न में, उसकी मात्रा को हम मान लेते हैं 100 ग्राम। ठीक है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन की मात्रा की बात कही जा रही है वो कही जा रही है कितना, 27.27%, 27.7%। तो अगर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का ही मात्रा कितना है, 100 ग्राम है, तो 27.27% का मतलब है कि कार्बन कितना है, 2.27 ग्राम है। ये बात क्लियर हुआ। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा ये है तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, भली भांति आप जानते हैं 100 ग्राम में 27.27 को क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जा रहा है, 72.73 ग्राम आ जाएगा। ये बात से भी आप क्या है, क्लियर कट है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आगे देखिए, अब हम पहुँचते हैं कार्बन सल्फाइड में। कार्बन सल्फाइड के लिए भी हम वैसा ही कुछ मान लेते हैं कि इनकी मात्रा को हम 100 ग्राम मान लेते हैं। 100 ग्राम मान लिए, जब 100 ग्राम मान लेते हैं और वहाँ पर कार्बन की मात्रा को क्वेश्चन में क्या माना गया है, कार्बन की मात्रा को यहाँ क्वेश्चन में माना गया है 15.79%। ठीक है, तो देखिएगा 15 कार्बन की मात्रा को क्या बोला है, 15.79%। 100 ग्राम ही है, इसका मतलब क्या है कि 15.79 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर का मात्रा कितना आ जा रहा है, तो सल्फर का मात्रा आ जाएगा 100 में से क्या कर दीजिए, 15.79 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो ये वाला वैल्यू जो आ जाएगा 84.21 आ जाएगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। यहाँ पर जब ये बात क्लियर आ जा रहा है तो जो हम व्युत्क्रम अनुपात के नियम को हम पढ़ते हैं, तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम में देखिए कि एक जो कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा कंपाउंड जो है कार्बन डाइसल्फाइड है और तीसरा जो बनने वाला है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से बन रहा है, इसके सल्फर से और इसके ऑक्सीजन से। मतलब कार्बन की मात्रा इसका और इसका आपको क्या करना है, एक समान करना है। तो जब कार्बन और कार्बन की मात्रा यहाँ और इसका एक समान कर देंगे तो बनने वाला जो सल्फर डाइऑक्साइड है यह सल्फर और ऑक्सीजन से बनेगा। तो इसका जब ऑक्सीजन और सल्फर की मात्रा को तुलना करना है तो कार्बन की मात्रा को आपको क्या करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। व्युत्क्रम अनुपात नियम में हम यही तो पढ़ रहे हैं कि इसका सीधा सीधा तुलना नहीं होता है, बल्कि एक राशि के मान को स्थिर किया जाता है और अन्य दो राशियों के तुल्यांकों की तुलना की जाती है। तो यहाँ पर हम उसी का तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास जब आप पहुंच जाते हैं तब थोड़ा सा देखिएगा अब क्या आएगा यहाँ पास, कि यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिएगा। मैं अलग अक्षर से लिख रहा हूँ ताकि आप विभेद इसमें कर पाए कि 15.79 ग्राम जो है कार्बन कितने सल्फर से क्रिया करता है, 84.21 ग्राम से। कितने से क्रिया करता है, कितने सल्फर से क्रिया करता है, 84.21 ग्राम से। आप देख पा रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 84.21 ग्राम, करेक्शन कीजिएगा, नॉट 29, 21। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बन कितना सल्फर से क्रिया करेगा। तो इसका जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या हिंदी में जो आप बोलते हैं एक एक नियम, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा और इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 84.21 हो जाएगा। ये भी बात क्लियर है। और यहाँ क्या आ जाएगा, 15.79 या 15.79। तो जब ये आप सॉल्व कर लेते हैं कि 1 ग्राम जो कार्बन है इतना सल्फर से क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो अब ये वाला मात्रा को आपको क्या करना है, स्थिर करना है। इसी को स्थिर करना है ना, तो कर देते हैं। तो जब इसको स्थिर करना है तो हम लिखेंगे कि 1 ग्राम कार्बन इतना सल्फर से क्रिया करता है, तो 27.27 कार्बन कितने सल्फर से क्रिया करेगा, तो क्या हो जाएगा, 27.27 ग्राम। ठीक है, कार्बन
कितने सल्फर से क्रिया करेगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसका तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 84.21 बाई 15.79 इंटू 2727। ये बात क्लियर हो गया। ऊपर का मैं इसको अब डिलीट कर देता हूं ताकि एक साथ हम देखेंगे तो बड़ी आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को रखे रहता हूं ताकि आप क्वेश्चन को बार बार देख सकें। तो यहाँ पास देखिएगा, यहाँ पास आप देखेंगे, गौर से देखेंगे। यहाँ पास जब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 84.21 को 27.27 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 15.79 से इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब जो वैल्यू आने वाला है वो आ जाएगा आपका 145.43 ग्राम, अर्थात 27.27 ग्राम कार्बन जो है 145.43 ग्राम सल्फर से क्या करता है, रिएक्शन करता है। ये बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, इसका तुलना करते हैं, किसका, ऑक्सीजन और सल्फर का तुलना करते हैं, क्योंकि उसी से सल्फर डाइऑक्साइड बना है। अब कार्बन का मात्रा तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कितना में ऑक्सीजन से क्रिया किया है, 27.27 ग्राम से, और यहाँ पास कितना से क्रिया कर रहा है, सल्फर से 27.27 ग्राम से। मतलब कार्बन की मात्रा को हमने क्या कर दिया है, ऑक्सीजन से जो क्रिया किया है और जो सल्फर से क्रिया किया है, वो दोनों को हम क्या कर दिए हैं, इक्वल कर दिए हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात है, आप देखिए कितना है, यहाँ पास देखिए कितना है, 27.27 अनुपात जो रेशो है। अब ऑक्सीजन का मात्रा को आप यहाँ कैलकुलेशन किए हैं, वो कितना है, 72.73, यही अनुपात है। अब आप जाइए कार्बन सल्फाइड में, जब कार्बन सल्फाइड में जाएंगे तो वहाँ पास कार्बन और सल्फर का जो मात्रा है, वहाँ पास देखिए कार्बन सल्फाइड, कार्बन और सल्फर जब क्रिया किया है तो कितना से आप ये इतना से ए वाला वैल्यू को आप रखेंगे, क्योंकि इस मान को क्या करना है, फिक्स करना है। तो यहाँ पास कार्बन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 27.27, और कितने गंधक से क्रिया किया है, सल्फर से 145 इंटू 43 से क्रिया किया है। और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 50% है, मतलब 50% क्या है, ऑक्सीजन है, तो 50 अनुपात क्या हो जाएगा, 50। इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे, मतलब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पास गौर से देखिएगा कि कार्बन का मात्रा यहाँ क्या है, स्थिर है। कार्बन का मात्रा यहाँ क्या है, स्थिर है। तुलना किसका होना है, सल्फर और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पास ऑक्सीजन का मात्रा कितना है, 72.73, और यहाँ पास जो सल्फर का जो मात्रा है वो कितना है, अनुपात 145.43 है। ठीक है, यही तो हम तुलना करने जा रहे हैं कि इसका और इसका तुलना हमको करना है। ठीक है, तो इसका जब करेंगे, एक बार टेबल पढ़ेंगे तो कट जाएगा, और 2 से लगभग में ये कट जाएगा, तो 1 अनुपात कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। किसका वैल्यू आ रहा है, सल्फर और ऑक्सीजन का ये वैल्यू हमारे पास अनुपात में आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन का जो अनुपात आया है 50-50 कट के 1:1 है। इसके सरल गुणक में क्या है, 2 है। आप यही तो लिखे हैं, तीसरे तत्व का मान जो होगा उसी अनुपात में होगा या उसका सरल गुणक होगा, जो व्युत्क्रमानुपाती का नियम है। अर्थात यहाँ पास व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पुष्टि होता है। तो इस प्रकार से हम रासायनिक संयोजन के व्युत्क्रम अनुपात का नियम इस वीडियो के माध्यम से कवर किए हैं। एक लास्ट केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का हमारा जो लास्ट बिंदु है, गै-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम, वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।